एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बिजनेस स्टडीज का एक लास्ट टॉपिक में से एक है। जितना भी हम लोगों ने सारा लगभग बीएसटी का जो भी सिलेबस था सीयूईटी से रिलेटेड वो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर रखा है। अगर या जिनके पास या जिनको पता नहीं है कि भाई वो कहाँ से अवेल कर सकते हैं, तो हमारा एक प्लेलिस्ट है कि किसके नाम से, सीयूईटी 2023 के नाम से। क्या? CUET 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। तो वहां जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं और वहां से आप लोग एक तरीके से पूरा इको और पूरा बिजनेस स्टडीज दोनों का जो भी चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं उनको आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू करेंगे। पहले उनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे थोड़ा सा, और उसके साथ ही साथ फिर हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है कि नहीं। तो एक तरीके से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि कोई भी कंपनी जो है, एक अगर बोला जाए कि एक कोई बंदे का कंपनी मान लो ए है, ठीक है, तो वो अपनी कंपनी में फाइनेंस को, मतलब जो पैसा रुपया है उसको किस तरीके से, हम लोगों ने कल पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट, आज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करता है वो अपनी कंपनी में, तो उसको जिस तरीके से मैनेजमेंट करता है उस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि पैसा रुपया जो भी आ रहा है उसके कंपनी में वो किस तरीके से मैनेज करके चल रहा है। तो आई होप सो थोड़ा सा पता चल गया होगा आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और किस तरीके से आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें बात किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि क्या उसके एमसीक्यूज हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके से बिजनेस फाइनेंस है। बिजनेस फाइनेंस, मनी और फंड्स अवेलेबल फॉर द बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन, दैट इज समथिंग स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड फाइनेंस, है कि नहीं। अगर बोला जाए कि जो भी पैसा बिजनेस को चलाने के लिए जो बिजनेस के पास रहता है, या जो भी बिजनेसमैन के पास रहता है, या एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में रहता है, या उस बिजनेस में जितना भी पैसा है, मॉनेटरी वैल्यू है, तो ताकि वो अपने जितने डे टू डे ऑपरेशन, या फिर बोला जाए कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पैसा रखा गया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो अवेल किया जाता है, जो फंड अवेलेबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। इट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर बिजनेस, देखो सिंपल सी बात है, बिना पैसे का तो बिजनेस ग्रो होगा नहीं, ये तो आप गारंटी के साथ लिख लो। क्योंकि कुछ हद तक आपको शुरुआत में मान लो कि बिना फाइनेंस का काम चल जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो फाइनेंस लगाना ही पड़ेगा ना। मतलब कुछ ना कुछ तो फाइनेंसिंग करनी होगी आपकी कंपनी को, ताकि आपका कंपनी बहुत अच्छे तरीके से रन करे। फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंस, ताकि आपका प्रोडक्शन हो सके। आप कुछ बना रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं। डे टू डे एक्सपेंस होगा, सैलरी होगा, तो वो सब सारी जो चीज़ों को अगर बोला जाए तो किस तरीके से एक बिजनेस जो रहता है वो मैनेज करके चलता है अपनी फाइनेंस को, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब बोला गया है इसमें दोनों चीज़ है। टू बाय अ फिक्स्ड एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे रॉ मटेरियल हो। और फिर बिजनेस फाइनेंस किस में काम आता है? फिक्स्ड एसेट को खरीदने में। जैसे मान लो मशीन्स खरीदना है, फैक्ट्री लगानी है, क्या लगाना है? फैक्ट्री लगानी है, तो वो सब सारा चीज क्या हो जाएगा हमारा, एक तरीके से बिजनेस फाइनेंस हो जाएगा। तो आई होप सो ये बिजनेस फाइनेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बिजनेस जो फंक्शन है उसके फाइनेंशियल या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए तो सबसे पहले क्या है, एक तरीके से एस्टिमेट है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आपके कंपनी में कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मतलब कितना आप कर्जा लेना चाहते हैं, डेट कितना लेना चाहते हैं, या फिर आप ओनर्स फंड कितना लगाना चाहते हैं, आपके पास कितना पैसा है, मतलब या बिजनेस ओनर के पास कितना पैसा है, वो कितना पैसा लगाना चाहता है, कितना आप इक्विटी में, कितना आप शेयर्स में इशू करना चाहते हो पैसे। तो वो सब सारा जो होता है वो एक तरीके से एस्टिमेट किया जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर एक तरीके से मेक, उसके बाद एज सर्टेन द कैपिटल कंपोजिशन, की कैपिटल का कंपोजिशन कैसा होगा, कहाँ से कितना पैसा हम लोगों को जुगाड़ना पड़ेगा। फिर अगर तीसरा बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल फंड, कि टोटल कितना फंड हम लोगों को इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनीज में, या फिर बोला जाए एक नया इन्वेस्टमेंट, अगर नया एक फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। फिर मेक चॉइसेस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड, कि आप जो पैसा लोगे वो कहाँ किस सोर्स से होगा, वो बैंक से होगा या वो एनबीएफसी से होगा, बैंक से होगा या एनबीएफसी से होगा, या फिर आप कहीं से लोन वगैरह कहाँ से आप लोग किस तरीके से करेंगे। उसके बाद आता है मैनेज ऑफ द कैश फ्लो, कि जो भी आपकी कंपनी में उसको कैश फ्लो को कैसे मैनेज करके चलना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कि अगर पैसा बच गया तो कहाँ पर रखना है, कितना सरप्लस मनी किस तरीके से रखकर चलना है। ठीक है,
फिर क्या, डिसीजन ऑफ एक्विजिशन एंड मर्जर, कि आप अपनी कंपनी का कितना भाग किसको देना चाह रहे हैं, कितना आप मान लो कि 20% आप कंपनी के बेचना चाह रहे हो, तो उसमें वो सब सारी, वो कितना पैसे का होगा, वो सब सारी चीज़ें। फिर कंट्रोल फाइनेंस, फाइनेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर डिसीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग, के जो आप अपनी कैपिटल तय कर रहे हैं उसको कैसे। फिर लास्टली में टैक्स प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, की टैक्स की प्लानिंग और एक तरीके से अपनी संपत्ति का प्रोटेक्शन करना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या, एक तरीके से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, और वो भी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये 10 जो होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। अब क्या है, अब आता है एक फाइनेंशियल डिसीजन एंड इट्स टाइप। देखो, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल, अगर फाइनेंस को मैनेज करके चलना है, क्या करके मैनेज करके चलना है, तो हमें क्या, फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा। कोई भी कंपनी को लेना पड़ता है, और वो 3 तरीके से लिया जाता है। पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा तीसरा डिविडेंड डिसीजन। तो ये याद रखिएगा, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा क्या रहता है, डिविडेंड डिसीजन। पहला कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, की कैपिटल बजटिंग और जो वर्किंग कैपिटल होगा, एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होगा वो कहाँ से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ये एक बोला जाए कहाँ कहाँ हम लोगों को पैसे का इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एक तरीके से बजट का तैयार करना है। तो पहली बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो कहाँ करोगे और किस तरीके से करोगे। दूसरा होगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन, कि जो पैसा आप सोच रहे हो, कि मान लो कि तुम सोच रहे हो कि 1 करोड़ का फाइनेंस करेंगे, तो 1 करोड़ वो आएगा कैसे, तो वो कहाँ से, फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू आएगा। और एक तरीके से डिविडेंड, कि कितना आप रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट कर रहे हो, कितना डिविडेंड दे रहे हो। एक तरीके से बोला जाए कितना आप शेयर्स में बेच रहे हो या कितना आप खुद का पैसा लगा रहे हो। तो एक तरीके से डिविडेंड किसको बांट रहे हो या अपनी शेयर्स किसको दे रहे हो, तो वो सब सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो ये सब सारा एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, अब बिना किए देरी किए हुए हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जल्दी से जान लेते हैं। बोला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन बोला गया, कंपनीज विद हायर ग्रोथ पोटेंशियल आर लाइकली टू बी, जो कंपनी जिसका हायर ग्रोथ का पोटेंशियल है, क्या है, हायर ग्रोथ का पोटेंशियल है, वो क्या है, लाइकली टू बी, क्या, लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड। जिसका पोटेंशियल क्या है कि हाई वो ग्रो करेगा, जिसको लग रहा है कि जो लोन देने वाला है उसे ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि टू पे अ लोअर डिविडेंड। इसका मतलब क्या है कि वो लोअर डिविडेंड देगा, उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, मतलब जो अपना डिविडेंड होगा वो बहुत कम देगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। सेकंड क्या है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग क्या होता है। तो ऑप्शन है रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग ऐसा अर्निंग होता है, अगर कोई रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा अर्निंग होता है जो बिजनेसमैन खुद का कमाया हुआ पैसा वो फिर से कंपनी में इन्वेस्ट करता है कि नहीं, तो उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अगर कंपनी का खुद का पैसा कमाया हुआ या प्रॉफिट किया हुआ पैसा अगर फिर से वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, या फाइनेंस करता है, तो वो इसमें तो कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा ना बिजनेसमैन को, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका खुद का पैसा है। तो इसमें ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ या चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, बोला गया करेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस शुड बी फाइनेंसिंग थ्रू, जो करेंट एसेट होगा वो बिजनेस का, वो किसके थ्रू फाइनेंस करना चाहिए। करेंट एसेट ऑफ द बिजनेस शुड बी फाइनेंसिंग थ्रू, किसके थ्रू फाइनेंस करना चाहिए। तो क्या, करंट लाइबिलिटी ओनली, कि जो करंट लाइबिलिटी है, कि जो करंट लाइबिलिटी के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइनेंस कर सकते हैं। तो आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर बी भी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है, अ डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट्स टू अपग्रेड एन ओल्ड वन, कि अगर जो डिसीजन है, जो मतलब एक ऐसा डिसीजन, अभी बताएं 3 तरीके का डिसीजन, अगर कोई डिसीजन ले रहा है बिजनेसमैन, क्या कि जो हम ओल्ड फैक्ट्री है, अब उसको ओल्ड फैक्ट्री को क्या करेंगे, अब नई फैक्ट्री में उसको तब्दील करेंगे, या नई फैक्ट्री में हम लोग न्यू फैक्ट्री सेटअप करेंगे। क्या करेंगे, न्यू फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, न्यू फैक्ट्री सेटअप को कौन सा डिसीजन बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है नए में से अपने पुराने पुराने को छोड़कर नए में, तो उसको क्या एक तरीके से बोलेंगे कि वो कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो आई होप सो ये वाला भी आंसर आपका कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे तरीके से पता भी चल गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कि इसमें कौन सा जो है टर्म वो रिलेटेड है किससे, कि प्लानिंग किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग किया जाए, डायरेक्टिंग किया जाए, कंट्रोलिंग किया जाए फाइनेंशियल एक्टिविटी को।
अगर सिर्फ एक्टिविटीज़ को रहता तो हम लोग उसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता था, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बोला है, तो हम लोग आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग पूरे प्लानिंग के थ्रू या प्लानिंग के जो भी फाइनेंस है उसको हम लोग मैनेज करके चलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में जितने पैसों की जरूरत है उसको, डायरेक्टिंग में और कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर मान लो कि टाटा स्टील स्टैंड्स एट डैश पोजीशन इन द वर्ल्ड अमंग द लार्जेस्ट, टाटा स्टील किस पोजीशन पर खड़ा है अभी करेंटली, तो ये करंट वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो टाटा स्टील जो है 5th पोजीशन पर खड़ा है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, मतलब जो स्टील का प्रोडक्शन है वो 5th लार्जेस्ट हमारे बोला जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टाटा है वो 5th लार्जेस्ट है जो स्टील को प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आई होप सो 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रिगार्ड ऑफ यूज ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू विद द रिगार्ड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि जो फिक्स्ड कैपिटल को यूज नहीं करता है। इसमें क्या ऑप्शन नंबर है, तो बिजनेस रिस्क इज इन्वॉल्व, द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो, बिल्कुल ये सही उत्तर है हमारा, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सही नहीं है अगर फिक्स कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो, ठीक है। तो ये फिक्स कैपिटल क्या क्या इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा अगर फिक्स्ड एसेट कैपिटल होगा। मान लो कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है, मशीन्स वगैरह, तो मशीन्स वगैरह ज़्यादा परचेज किया जा रहा है तो लॉन्ग टर्म बिजनेस को फायदा हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फंड्स लगता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इरिवर्सिबल है, इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा रहता है कि फिर से आप इसको वापस नहीं ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, वो रिलेटेड नहीं है किससे, फिक्स्ड कैपिटल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द साइज ऑफ द एसेट, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय द, कि जो बोला जा रहा है कि कोई कंपनी का साइज है या कंपनी का प्रॉफिट है या कंपनी जो किस तरीके से कंपटीशन में है वो किससे इफेक्ट करती है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि वो अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को कैसे बजट कर रही है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के थ्रू या बजटिंग डिसीजन के थ्रू उससे उसमें ये पता चलता है कि उस कंपनी में किस तरीके से पूरा काम किया गया। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, फाइनेंशियल लीवरेज इज सेड टू बी अ फेवरेबल, फाइनेंशियल लीवरेज क्या बोला गया, फेवरेबल बोला गया। इफ द डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज इज लो, ROI मतलब क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द डेप्ट, कि जो रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट में, मतलब क्या, जो रिटर्न होगा किस में, दो तरीके से, एक डेट में और एक इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि फाइनेंशियल लिवरेज कब मिलेगा आपको, जब जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है इस लोअर है डेट से, मतलब आपका कर्जा जितना है उससे आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कम हो रहा है। अगर आपकी मान लो कि कर्जा 50,000 रुपया है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट में जो भी आपका रिटर्न आ रहा है वो 40,000 का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपको फाइनेंशियल लिवरेज बोला जाएगा, फेवरेबल है वहाँ पर, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ें कंप्लीट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन अ टैक्स रेट, अगर इंक्रीज इन टैक्स रेट में इंक्रीज होता है ऑन अ कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी के प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स या बोला जाए कॉर्पोरेट टैक्स एक तरीके से वो बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा, तो हमारा करेंगे मेक द डेट रिलेटिवली चीपर, वो क्या करता है, आपके कर्ज को चीपर बना देता है, क्या, कर्ज को एक तरीके से डेट को लोअर बना देता है, लोअर रेट पर मिलता है या फिर बोला जाए चीप रेट पर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो क्या एम करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, बिल्कुल सही है। क्या, रिस्क अंडर कंट्रोल, कि किस तरीके से रिस्क कंट्रोल में रखा जा सके, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द फंड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द फंड को प्रोक्योर किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द एबव हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, बोला गया फिक्स्ड एसेट सेड टू बी अ फाइनेंस थ्रू, फिक्स्ड एसेट कहाँ से फाइनेंस करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से। फिक्स्ड एसेट कहाँ से, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब लंबे समय के लिए अगर आप कोई लोन ले रहे हो, मतलब यह बोला जाए 10-20 साल के लिए, 40 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो आप वहाँ से फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस कर सकते हो उससे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको परचेस करने में लगता है, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है हायर वर्किंग कैपिटल इज यूजुअली वर्क्स इन, जो हायर वर्किंग कैपिटल रहता है वो कहाँ वर्क करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, हाई करंट रेशियो, हाई रिस्क रेशियो एंड हाई प्रॉफिट। मतलब जो हाई वर्किंग कैपिटल रहेगा वो कहाँ यूजुअली वर्क करेगा? तीन चीज़ों में, करंट रेशियो में, जो हायर करंट रेशियो में, रिस्क भी हाई रहेगा, हाई रिस्क रहेगा, और एक चला जैसे हाई प्रॉफिट भी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तीनों हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी हाई, कि कौन से सर्कमस्टांसेस या कौन से सिचुएशन में जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है वो हाई नहीं रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी, व्हेन फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव आर इजीली अवेलेबल। अगर फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव आपके पास इजीली अवेलेबल है तो आप फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके पास जो बिजनेस का वो लाइकली हाई नहीं रहता है। मतलब आपके पास बोला जाए कि पैसा बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप और इन्वेस्ट कैसे क्यों करोगे? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडीज है, ये पढ़ लेते हैं। तो देव हैज टू प्रोजेक्ट, देव एक इंसान है, उसका दो प्रोजेक्ट है, एक ए और एक बी। क्या है? दो प्रोजेक्ट है। अब बोल रहा है सेम टाइम द रिस्क इन्वॉल्व इन द बोथ प्रोजेक्ट, रिस्क दोनों में इन्वॉल्व है क्योंकि बिजनेस कर रहा है भाई। इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट ए एंड बी इज 20%, ए में कितना है 20% का रिटर्न है प्रोजेक्ट में और इसमें 15% है, देन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विच टू ऑफ द प्रोडक्ट लाइकली टू, इसमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करेगा? तो इसमें जाहिर सी बात है, देखने से लग रहा है कि प्रोजेक्ट ए, क्योंकि दोनों में क्या है, रिस्क जो है वो दोनों में सेम है। तो रिस्क अगर सेम है दोनों में तो जिसमें हायर रिटर्न होगा उस प्रोजेक्ट को वो बंदा चुनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एसेट, इसमें से है जो टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल नहीं है मतलब जिसे छू नहीं सकते हैं उसको ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स एक ऐसा एसेट है जिसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 17 में यह बोला गया है कि इफ द डिविडेंड पोर्शन ऑफ अ अर्निंग इज हाई, अगर डिविडेंड जो पोर्शन है अर्निंग का वो हाई है, द पोर्शन ऑफ रिटर्न अर्निंग विल बी, तो रिटर्न अर्निंग क्या होगा? तो रिटर्न अर्निंग क्या होगा? हमेशा लो होगा। जब डिविडेंड हाई होगा तो रिटेन्ड अर्निंग जो होगा, जो रिटेन्ड अर्निंग जो होगा वो कम होगा, रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? कम होगा। तो ये बात याद रखना है। अब आता है जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, पहले ही बता रखे हैं कि रिटेन अर्निंग चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, तो ये क्वेश्चन पहले भी बता रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर टैक्स रेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन द टैक्स रेट इन अ कॉर्पोरेट, अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका आंसर बता रखे हैं पहले ही, मेक अ डेट रिलेटिवली चीपर, कि वो कर्ज क्या करेगा? आपका चीप बना देगा। क्या कर्जा आपको या बोला जाए चीप बना देगा। फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल कहाँ पर है? जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हायर है क्या कॉस्ट ऑफ डेट से। तो ये चीज़ें याद रखना है फाइनेंशियल लिवरेज। अब आता है यहाँ पर कि अगर बोला जाए कि हाई डेट इक्विटी रेशियो, अगर हाई डेट इक्विटी रेशियो है, हाई डेट इक्विटी रेशियो है तो उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर हाई डेट है और उसका इक्विटी रेशियो है, मतलब जो हाई डेट और इक्विटी अगर कम है तो बहुत अच्छा है। हायर वर्किंग कैपिटल यूजुअली रिजल्ट, अगर हायर वर्किंग कैपिटल रहता है वो क्या काम करता है? हायर करंट रेशियो, हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट। एक बोला जाए कि हाई करंट रेशियो में वर्किंग कैपिटल में हाई रेशियो रहता है, करंट रेशियो, हाई रिस्क रहता है, रिस्क भी बहुत हाई रहता है कि नहीं, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बहुत हाई रहता है। तो आई होप सो ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 में ये क्वेश्चन बोला गया है कि करंट एसेट आर दोज एसेट, आप लोगों को कैसा लग रहा है कि वो जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को एक तरीके से सारा चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और किन किन तरीके का वीडियो और चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है CUT से रिलेटेड, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते चले जाइए। ठीक है, करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू अ कैसेट, कैश, कि करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विद इन 1 ईयर, कि आप विद इन 1 ईयर में उसको क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग अराइव्स एट, जो फाइनेंशियल प्लानिंग रहता है वो क्या इंश्योर करता है? तो इंश्योर्स दैट अ फर्म्स फेसेस नाइदर अ शॉर्टेज नॉर अ गल्ट ऑफ अनयूजेबल फंड, कि जो एक तरीके से अगर आप प्लान करके चलते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पैसा लगाना है या कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो आप कभी भी मतलब आपको शॉर्टेज नहीं पड़ेगा,
शॉर्टेज नहीं पड़ेगा आपकी फंड्स में, आपकी कंपनी में शॉर्टेज नहीं पड़ेगी फंड्स को लेकर। और एक बोला जाए कि आप जो अनयूजुअल खर्चा कर रहे हो या फिर जो खर्चे अनाप शनाप हो रहे हैं या खर्चे जो आपके बेकार तरीके से किए जा रहे हैं वो खर्चा ना हो सके, सब प्लान तरीके से किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है अ लॉन्ग एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू। जो लॉन्ग एसेट होता है वो कहाँ से फाइनेंस करना चाहिए? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के थ्रू। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब लंबे जो टर्म के लिए लोन मिलता है उससे आप फाइनेंस कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट को। करंट एसेट ऑफ द बिजनेस फर्म शुड बी फाइनेंस। करंट एसेट किससे करना चाहिए? तो करंट एसेट बोथ थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, दोनों से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म भी आप लोन ले सकते हैं इसके लिए, करंट एसेट के लिए, और एक शॉर्ट टर्म भी लोन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीफरेबल क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। यहाँ पर दोनों बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इसमें काम आता है। ठीक है, 27th क्वेश्चन में ये बोला गया है, 27th में बोला गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन, क्या करता है कि रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ द फंड, बिल्कुल सही है। कॉस्ट रिस्क कम करता है और डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड अच्छे तरीके से करता है। ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड इज डन। जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड होता है वो कैसे डन किया जाता है? तो बोथ ए एंड बी मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कि जो फंड को एक तरीके से स्टोर करके रखा जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? एक लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए दोनों मिलाकर किया जाता है। तो आई होप सो ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर। अगर वेल्थ अपने ओनर को मैक्सिमाइज करना चाहता है या शेयर होल्डर्स के पैसे को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसका मतलब क्या? टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, कि वो अपने जो इक्विटी शेयर्स या जो इक्विटी का प्राइस होता है उसको ऊपर ले जाना चाहता है। क्या? अगर मान लो कि 500 रुपये का आपने कोई खरीदा है एक शेयर, अगर एक शेयर का दाम 500 है तो अगर वो 600 कर दिया जा रहा है, इसका मतलब कितना इंक्रीमेंट किया जा रहा है? 100 का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट आंसर है। तभी वो क्या हो सकता है कि जो भी बिजनेस ओनर है या जो भी इक्विटी लिया है वो प्रॉफिटेबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच रिमेन्स द बिजनेस इज नोन एज। कि डिविडेंड वैसा होता है कि वैसा पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स, लेकिन जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग एक तरीके से जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो डिविडेंड के अंदर प्रॉफिट के रूप में, तो उसको हो गया हमारा शेयर होल्डर में, और जो नहीं हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक रिटेन्ड अर्निंग हुआ, एक तरीके से बिजनेसमैन को फायदा हुआ है। तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया कि डेट इज कंसिडर टू बी अ चीपर देन अ इक्विटी बिकॉज फॉर द बोरोवर्स इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज अ वाइल द डिविडेंड ऑन द इक्विटी इज नॉट। मतलब एक बोला जाए कि जो इंटरेस्ट रहता है डिवेंचर में वो हाई रहता है और डिविडेंड ऑन द इक्विटी इज नॉट। मतलब एक तरीके से यहाँ पर बोला गया कि डेट जो कंसिडर किया जाता है वो चीपर क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है जो है डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, मतलब एक तरीके से खर्च में कमी करता है, तभी वो चीज़ अच्छे से आप लोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? डेट लेना पड़ेगा, और डेट अगर लेना पड़ेगा तो फिर आपकी कंपनी अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर सकती है। 32 में क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ बोरोड फंड। जो रिस्क होता है, जो भी बोरोड आप पैसे को जो बोरो करते हो उसमें कौन सा रिस्क होता है? तो इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है। ठीक है, जो भी पैसा आप परचेज करते हो या फिर बोरो करते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, इन विच केस अ कंपनी शुड गो टू ऑप इक्विटी रादर देन अ डेब्ट। कौन से केस में कंपनी को शुड गो टू ऑप्ट इक्विटी, इक्विटी लेना चाहिए, इक्विटी को मतलब इक्विटी के ऊपर जाना चाहिए ना कि कर्जे के ऊपर, मतलब इक्विटी को डाइल्यूट कर दो, कर्जा मत लो। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, बोला जाए कि ए और बी। इफ द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, अगर स्टॉक मार्केट राइज कर रहा है तो आपको क्या है, एक तरीके से आपकी इक्विटी को या फिर बोला जाए आपकी शेयर्स को बढ़ा दो, वहाँ पर शेयर्स को ज़्यादा डाइल्यूट कर दो थोड़ा सा, है कि नहीं। इफ़ द फर्म्स इज हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर फर्म का हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो लग रहा है वो बहुत हाई लग रहा है। प्लानिंग हेल्प क्या करता है? सारा चीज़ में बिजनेस को स्मूथली हेल्प करता है, रन करने में अवॉइड करता है बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस को, और कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो सही आंसर होगा। तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में 35 में, सॉरी 35 में क्या बोला गया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस प्लानिंग क्या होता है? बिजनेस प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बोला जाए कि इंश्योर द टाइमली अवेलेबल फंड, कि ताकि फंड अवेलेबल हो सके और जो भी सिचुएशन है
कोई भी ख़राब सिचुएशन आए तो उसको किस तरीके से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, तो ख़राब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। 36 में शॉर्ट टर्म प्लान आर ऑल्सो नोन एज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, किसके पीरियड में, कितने कितने पीरियड में होता है, तो इसमें बजट एक बोला जाए उसको, पीरियड ऑफ बजट और 1 ईयर और उसके कम, मतलब 1 साल या 1 साल से कम के लिए शॉर्ट टर्म प्लान को तैयार किया जाता है बजट में। तो आई होप सो ये पूरा क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको फाइनेंशियल मार्केट का क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा पढ़कर, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बेनिफिट भी दे रहा होगा सीयूटी से रिलेटेड। अब कल हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का लगभग सारा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर रखा है। ठीक है, अब जो भी बचा है इकोनॉमिक्स का चैप्टर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा वेबसाइट है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा फेसबुक आईडी था, और ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो आप लोग कहीं भी जाकर फॉलो कर सकते हैं और भी जानकारी लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।